हेलो गाइस, स्वागत है सबका आज एक और पॉडकास्ट के अंदर। आज के एपिसोड को लेकर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, सुपर एक्साइटेड हूँ। पहली बात तो थैंक यू सो मच कि आज फाइनली 25 एपिसोड कंप्लीट होने जा रहे हैं। तो ये हमारा एक सिल्वर जुबली एपिसोड है और एपिसोड जिनका है उनको लेकर मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि वो मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्लोज है, मेरे भाई हैं, बड़ी हैं, मेंटर हैं। बहुत कुछ सीखा उनसे मैंने, उनके साथ में काफी सालों से हूँ, बहुत सालों से, 15-16 सालों से साथ में हूँ। और उनका एपिसोड करने के टाइम पे ना आज मैं थोड़ा नर्वस भी हूँ, खुश भी हूँ, इमोशनल भी हूँ। और पर्सनली मैं एक्चुअली में चाहता था कि उनका एपिसोड फर्स्ट हो, बट फिर भी मिलवाना चाहता हूँ एक ऐसे इंसान से जो एक कमाल के बिजनेसमैन रहे हैं, फाइनेंसर रहे हैं। बहुत अच्छा उन्होंने अपना सर्कल मेंटेन करा। कहाँ से उनको एक कलम की बख्शीश मिली, कहाँ जो एक आर्टिस्ट बने, लिरिसिस्ट बने, इतने सारे गाने लिखे लोगों के लिए, इनफैक्ट वो अभी भी बना रहे हैं। लेकिन उससे अच्छे वो एक ऐसे इंसान है, शायद आपको जानना चाहिए उनके बारे में। मिलवाता हूँ एक बहुत कमाल के पर्सन से, स्काई बाजी। फाइनली फाइनली आई लव यू। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू, सिल्वर जुबली एपिसोड भाई का। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए ऑन दैट ओकेजन। लव यू। पहली बात और तो तेरी ऑडियंस को भी थैंक यू सो मच जिन्होंने इतना सपोर्ट किया। उन्होंने सपोर्ट ना फर्स्ट एपिसोड से करा था भैया, एक्चुअल में। और पता है गाइस, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब मैंने कैमरे लिए कि मैं पॉडकास्ट शुरू कर रहा हूँ तो भाई साहब जी थे जिन्होंने डब्बे खोले कि अब तो पहला एपिसोड भाई का करेंगे। हमने ट्रायल भी करा, वो ट्रायल में डालूंगा कहीं पे, वो ट्रायल है मेरे पास। तो 1 2 3 ऐसे ऐसे कुछ, कभी शूट, कभी कुछ ऐसा होता रहता था। बट चलो ठीक है, वो कहते हैं ना कि ऊपर लिखा होता है जब भी जो होना होता है, आज ये एवरीथिंग इज होना रिटन। था। और आई थिंक ये टाइम भी ऐसा, मैं क्या ही बताऊं, 1:30 बजा रहा रात का कि भाई के पास अभी टाइम है। पाजी कुछ प्लीज बताओ अपने बारे में मेरी ऑडियंस को। मैं तो आपके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, बहुत कुछ जानता हूँ। प्लीज आप खुद बताओ आज कुछ। सब जान जाएंगे, बचा कुचा भी। प्लीज। तुझ से तो कुछ छुपा नहीं है भाई। नहीं, मेरे से छुपा नहीं है, बट मैं ऑडियंस जानता को हूँ। आज सब बता देंगे। आप पूछिए, बताओ। आपका पॉडकास्ट है, मेरा पॉडकास्ट है, मेरे बैठ कर पॉडकास्ट में ना बात करेंगे। बड़ा छा रहा है तू आजकल रीलों पे भी। ये ना नाइस, गुड। एक्चुअल में ना ये चैनल उन्हीं के लिए है। जैसे सब कांटेक्ट करो, और नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, ईमेल आईडी है, इंस्टाग्राम है, ये सबके लिए। कोई भी बात कर सकता है ना कि मेरे को बात करनी है, सबके लिए। तो चलो ठीक है पाजी, मेरा पहला सवाल सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरी क्यूरियोसिटी है स्टार्टिंग से, ये मैंने कभी नहीं पूछा, आज मैं पॉडकास्ट में पूछ रहा हूँ अपने जी। कमाल के फाइनेंसर, अच्छा सर्कल, अच्छा इन्वेस्टमेंट, अच्छे रिटर्न, सब ठीक चल रहा है, सब ओके चल रहा है, बॉडी बिल्डर, क्लास पर्सनैलिटी मैंने देखा है, 6 पैक देखे हमने आपके, एकदम से आर्टिस्ट, एकदम से स्काई, गगन आहूजा से एकदम से स्काई। और ऐसी कलम जो मेरे जैसा बंदा पढ़ा, जो मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ तो मैं पढ़ता हूँ, तो मैं बहुत शॉक कि ये कैसे मिला। यहाँ से शुरू करो प्लीज। यार वो कहते हैं ना कि जब भगवान ने कुछ बड़ा देना होता है तो काफी कुछ वो छीन भी लेते हैं आपसे। तो हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं बहुत अच्छा बिजनेसमैन था, फाइनेंसर था, आज भी हूँ, घर मेरा वही चलाता है। बट हाँ सडनली कुछ लाइफ में ऐसा हुआ, एक साल ऐसा आया, एक दौर ऐसा आया कि जब मैंने सब कुछ गवा दिया। मतलब सब कुछ गवा दिया। मुझे बहुत मेजर लॉसेस हुए, करोड़ों के हिसाब से मुझे नुकसान हुआ। एंड मतलब मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में था, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला गया था। मुझे सेंस खत्म हो चुकी थी कि अब मैं कभी रिकवर करूंगा। तो बस एक फैमिली का सपोर्ट कह ले, और मेरी वाइफ ने मुझे बहुत सपोर्ट करा उस दौरान जब मुझे होश नहीं होती थी कि मैं कल क्या करूंगा। सेंसलेस, एल्कोहलिक एंड सेंसलेस लाइफ जी रहा था जिसका कोई वजूद नहीं था। शायर में शुरू से था, बहुत ही मतलब आप ये कह लो कि 12th के बाद से मैं रैंडम शायरी करता था, दोस्तों को रजाने के लिए, गर्लफ्रेंड को हंसाने के लिए, रूठी हुई को मनाने के लिए। ये राइम हो गया। हाँ, तो राइम तो मेरी हर बात ऑटोमेटिकली भी हो जाती है आजकल, इतने लिखने, इतना करने के बाद। तो सडनली एक दिन मैं मोतीबाग गुरुद्वारे पहुंच जाता हूँ, और म्यूजिक मेरी लाइफ में 24 घंटे रहता है। मैं 4 साल का था तब से तबला बजा रहा हूँ, कॉन्गो, ड्रमिंग। स्कूल के अंदर भी मैं बहुत म्यूजिशियन टाइप था, म्यूजिकल एनवायरनमेंट। हाँ ठीक है। बचपन से ही मुझे कलेक्शन, सोटास, 90s, मतलब मैंने कोई छोड़ा नहीं आर्टिस्ट जिनको भी मैं सुन सकता था, मैंने चाटा है। ओके। बहुत छोटी उम्र से। तो एक दिन ऐसे ही मैं जा रहा था, मैंने जानी बाजी बहुत सुनता हूँ, मेरी इंस्पिरेशन है वो। पीछे बैठे भी हैं, सर पे हाथ ऐसे रख के, वो उनका हाथ मेरे सर पे रहता है। ऐसे ही है। अभी एक आऊंगा मुद्दे पे, बहुत इंटरेस्टिंग, बट वो लेट में बताऊंगा, एक भेद खोलूंगा। तो
मैं सडनली एक दिन जा रहा, जानी बाजी का कोई गाना चल रहा, वो कहते हैं ना सडनली आपकी जिंदगी में कोई चीज आनी होती है। मैंने कहा यार ये कर तो राइमिंग ही रहे हैं, ये चल क्या रहा है, ये गाना कैसे बन जाता है। मेरा भाई दिमाग ना थ्रू आउट गुरुद्वारे तक उसी पॉइंट पे रहा। अच्छा। कि यार है तो बारी जो मैं मारता हूँ जनरली, बट ये गाना कैसे बनता। उस समय मुझे कंपोज वर्ड का मतलब नहीं पता था। ओके। मैं नहीं जानता था कि कंपोज करना, कंपोजिशन या ये सब क्या होता है, क्योंकि मैं सीखा हुआ नहीं हूँ बिल्कुल भी। जो है मेरे कान है और जो मैंने आज तक इतना चाटा है म्यूजिक, वही है बस। भाई साहब मैं बड़ा परेशान। अब मैंने गुरुद्वारे से मत्था टेका, बाहर आया तो मुझे ये बात समझ में आई कि यार शब्द वही है, राइमिंग स्कीम्स वही है, बस उसको कोई धुन हैंडल कर रही है। घर पहुंचने तक मैं इतने कंक्लूजन पे पहुंच चुका था कि कोई धुन हैंडल कर रही है। और मैं शुरू से रहा हूं चीजों को ग्रैब करने के लिए सनकी। भाई इससे प्यार कर लिया तो इससे शादी करनी है। अब किसी का बाप आ जाए बीच में, भाई ये चीज गाड़ी लेनी है तो ये लेनी है, अब जैसे मर्जी लेनी है। और ऊपर वाले ने हर जगह पे साथ भी बोल दिया। मैं भाई घर आके बैठ गया लैपटॉप पे। अब मैं गाने के पीछे गाना लिखूं, अपनी भाषा लिखूं, अपना वो लिखूं, करते 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 भाई मैंने गाना अचीव कर लिया। और तू बिलीव कर, मैं 5.5 साल से इंडस्ट्री में हूँ, वो गाना आज तक रिलीज नहीं हुआ। मेरे 25 गाने रिलीज हैं, वो पहला गाना नहीं हुआ। वो पहला गाना रिलीज नहीं हुआ। वो उसकी स्टोरी तुझे भी बहुत अच्छी तरह पता है। आई नो। और बस वो मैंने कुछ पन्ने भरे, कुछ लिखना शुरू करा, समझ में आया कि हाँ गाना बन सकता है, तू लिख सकता है। अब बहुत फ्रेशर था, पहली बार था इस लाइन के अंदर, तो अपने पे यकीन नहीं था। फिर जिंदगी में उस चीज से भी फ्रस्ट्रेट हुआ। अच्छा। कि करूं क्या इन पन्नों का। जानता ही नहीं किसी को म्यूजिक लाइन में, कोई सर्कल नहीं है, कैसे गाना बनता है, कैसे इसको कंपोज किया जाता है, कैसे पीछे म्यूजिक आता है, कौन म्यूजिक डायरेक्टर होता है। हमने तो अवार्ड फंक्शन में ही देखा है, मेज रेशम ये म्यूजिक के अवार्ड ले रहा है, ये ले रहा है, वो ले रहा है, फलान ले रहा है, ढिमकान ले रहा है, मैं थोड़ी वहां चला जाऊंगा। भाई मैंने एक दिन वो सारे पन्ने ऐसे उड़ा दिए। और फिर एक बंदा था जिसको मैंने फोन किया कि भाई आजा, मैं फिर से फ्रस्ट्रेशन में जा रहा हूँ, डिप्रेशन में जा रहा हूँ। और वो कौन था मैं चाहता हूँ उसका नाम तू ही ले। वो मैं था। यस। तो गाइस जो पहला शख्स जो था जिसने मेरी जमीन से कलम को उठा के मुझे ये यकीन दिलाया कि भैया ये आप कर रहे हो, वो मोक्ष था। पहले तो थैंक यू सो मच फॉर दिस। अरे लव यू। फिर उसके बाद तेरे हौसले के बाद मैंने कदम बाहर निकालने शुरू करे। सेकेंडली मैं अपने बड़े भाई के पास गया, जो दीपक भैया मुझे बहुत सपोर्ट करते आए हैं, आज भी करते हैं जी। फिर मेरी कलम उन्होंने अप्रिशिएट करी, थैंक्स टू हिम ऑल्सो, दिल से। आज भी मेरे साथ खड़े हैं जैसे पहले खड़े थे। हाँ। उन्होंने फिर मुझे कुछ बंदों से मिलवाया जो इस इंडस्ट्री को बिलोंग करते थे। ओके। लाइक हैरी बाजी, तेग भैया जिनका आपने अभी पॉडकास्ट भी किया है जी, वो इस लाइन से काफी टाइम से बिलोंग करते थे। उन्होंने फिर एक अलग ही वो जुनून दिखा दिया कि नहीं भैया अगर आप लिख सकते हो तो आप गा सकते हो, आप रैप कर सकते हो, आप ये कर सकते हो। जो तूने भी मुझे कहा था कि भैया रैप तो कर ही सकते हैं। हाँ। तो फिर मैंने रैप सुनना शुरू कर दिया, जबकि मेरा रैप से दूर दूर तक कोई वो नहीं था। मेरे को नहीं पता था भाई ये इतनी तेज तेज क्या बोल कर निकल जाते, मेरे समझ में नहीं आता। मैं साला शायर, सैड गाने सुनने वाला आदमी, रोमांटिक गाने सुनने वाला आदमी, ये क्या करते हैं भाई मेरे समझ में नहीं। उस समय चल भी शेख चिल्ली और ये रफ्तार भाई के गाने और ये सब बहुत वायरल हुआ था। मैं वही सुनने लग गया और वही लिखने लग गया। अब मेरी वाई भी नहीं, मैं करूं क्या। फिर आपने मिलवाया मुझे एक मेरे और भाई से जिसने दुनिया भर के रैपर चाट रखे। मेरा एक छोटा म्यूजिक डायरेक्टर, म्यूजिक कंपोजर, मेरी डार्लिंग, मेरी जान, कर्तव्य। ग्रेट गाय यार, वेरी टैलेंटेड, ग्रेट गाय। अब वो भाई साहब का अलग फंडा, उनके पास मैं कोई भी गाना ले जाऊं उन्होंने रैप में ही बदलना। चाहे मैं कमर्शियल ले जाऊं, जानी पाजी की तरह लिख के ले जाऊं। हाँ। यार रुको यार, इसमें 8 बार और डाल दो बस, देखो फिर मैं तर 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 कैसे करता हूँ। वो सारा दिन मुंह फाड़ भाई के साथ, रफ्तार भाई के साथ, सबके साथ तो उसने काम कर रखा, उसे कमर्शियल समझ ही ना आए। ऊपर से मेरे को गाना नहीं आता। वो भी क्या करे, वो भी बेचारा क्या करे। वो अपनी जगह ठीक। भाई एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आकर मुझे खुन्नस आने लग गई। मैं कहा बंद कर तू, मुझे नहीं करना रैप, मुझे कमर्शियल करना है। कह रहा भाई सीख तो ले पहले गाना। मैं कहा तू बना, तू गा, मैं देखूंगा अपने अब बाद में। ये ऐसे शुरू हुआ था। तो ये एक मैजिकल पावर थी कि अचानक भगवान ने कलम पकड़ाई,
फिर कुछ बंदे पकड़ आए, फिर कुछ रास्ते दिखाए, फिर उन पे चलना सिखाया। इस रास्ते में एक वंदना पाल का बहुत बड़ा नाम है, जिसने मेरा पहला गाना अटेम्प्ट किया मेरे साथ। थोड़ा कमर्शियल कवर सॉन्ग था, बट पहली बार एक फीमेल लीड के साथ मैंने कोलैब किया। तो बहुत सारा मतलब मिक्स मैटर है, और ये जर्नी रही बिजनेसमैन की, कलम पकड़ने से लेके रैपर से लेके अभी प्रॉपर सिंगर वाली बातचीत नहीं है, बट अब आ गई है, आगे और इम्प्रूव करूंगा। क्योंकि एक सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ जो मैं सबको कहना चाहता हूँ। मेरा एक मिथ रहा हमेशा, हाँ, कि सिंगर ऊपर से आते हैं, यू कांट बी अ सिंगर। अब तो खैर ओपन हो गई है ये चीजें, बट मेरे 4 साल बर्बाद हो गए भाई इस चीज में। मुझे किसी ने ये गाइड ही नहीं करा कि आप अगर कमर्शियल लिखते हो एंड इफ यू वांट टू सिंग, तो आप गाना भी गा सकते हो सीख के, रियाज करके। ये बात मुझे 4 साल नहीं बता दी, ये बात मुझे 1.5-2 साल पहले ही पता लगी है। और उसके बाद मैंने वो रियाज करना, उस चीज पे फोकस करना जितना कर सकता हूँ, क्योंकि और भी जिम्मेवारियां बहुत है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी के भी दिमाग में अगर ये मिथ हो कि सिंगर ऊपर से आते हैं, जैसे अरिजीत सिंह जी हैं या बड़े बड़े लेजेंडरी सिंगर है, मैं तो यही सोचता था भाई गला लेके पैदा होता है बंदा। नहीं, ये मिथ है। गला तैयार किया जाता है, गला बनाया जाता है अपने रियाज से, जैसा आप बनाना चाहते हो। तो ये एक मिथ मैं ऑडियंस को कहता हूँ कि जो भी सिंगर, जिसके पास भी कलम है भाई, सिंगर बन जाओ, कोई चक्कर नहीं। 2 साल रगड़ दो, 2 साल में रेडी हो, बाकी ऑटो ट्यून संभाल लेते हैं आजकल। आपने देखा था अरिजीत सिंह का वो वाला जिसमें उन्होंने कहा था ना गला तोड़ा अपना? कई वेरिएशंस में तोड़ा है, बहुत वेरिएशन। उन्होंने बोला मैंने कितने गाने दिए, कितने गाने करे, इट डजंट वर्क। फिर मैंने अपनी वॉइस को क्रैक कर करके नए टेक्सचर्स निकाले, और आज देख लो यार, उनका रियाज, उनकी मेहनत, उनकी लगन, हार्डवर्क। और यार देखो सबसे बड़ी बात है ब्रेक मिलना। जी, तुम ही होगी स्टोरी, मुझे नहीं पता कितने बंदों को पता है, बट वो ब्रेक है, ब्रेक था, डमी है वो। कैसे गा दी उन्होंने, कोई गा नहीं सकता भाई। कुछ सिंगर्स ऐसे हैं जिनकी रिप्लेसमेंट नहीं है यार, नहीं हो सकती। जैसे सोनू सर है, वो तो बहुत सारे लेजेंडरी नाम है, बहुत सारे लेजेंडरी नाम है। बाकी ये है भाई जर्नी। अब आगे एक बिजनेस काफी इमोशनल और काफी वेरी नाइस, टची है। बिल्कुल पता होनी चाहिए ऑडियंस को, क्योंकि ना ये किसी के साथ भी हो सकता है भाई। बिल्कुल। अब आपका गगन से नाम प्रोफेशनली जो आपका स्टेज नेम है वो स्काई है, इसका स्काई एक्चुअली नाम गैग एंड द स्काई है। हाँ, गैग एंड द स्काई। बेसिकली अगर तू इसको तोड़ेगा तो ये मेरे नाम का मतलब है। लाइक गगन का मतलब स्काई, आसमान जी, मैंने उसको तोड़ के गैग एंड द स्काई कर दिया। बेसिकली मैं अपने नाम की डेफिनेशन बता रहा हूँ, और ये भी अचानक ही डला था एक स्टूडियो में, बात करते 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 दीपक भैया मौजूद थे, हम मेरे ब्लैक कार की डबिंग कर रहे थे कहीं पे, तोड़ तोड़ के स्टेज नेम मिल गया। वो भी देने वाला ऊपर वाला ही होता है। ओके। तो पाजी आपका जो सॉन्ग मेकिंग का प्रोसेस है अकॉर्डिंग टू यू वो कैसे है? आप सॉन्ग मेकिंग कैसे करते हैं? यार मेरा कोई प्रोसीजर नहीं है, मैं बड़ा रैंडम राइटर हूँ। मैं गाड़ी में चलते हुए भी लिखता हूँ, मैं बीट पे भी लिखता हूँ, मैं सोए सोए भी लिखता हूँ। मतलब आपका पर्टिकुलर कोई जोनर? मेरा कोई, सबसे बड़ी बात है, मेरा कोई जोनर नहीं है। ओके। मैं जानी पाजी जैसे सैड ठीक है लिखता हूँ तो मैं सैड ही लिखता चलूंगा। ठीक है। मुझे अर्बन लिखना है तो मैं अर्बन लिखूंगा। अर्बन मैंने रिलीज ज्यादा इसलिए है कि वो थोड़े से R&B सॉन्ग्स कैरी करने आसान होते हैं। ओके। सैड मैंने बहुत लिखे हुए हैं, बट मैं चाहता हूँ कि उनको डिलीवरी करने के लिए थोड़ा सा गले में कुछ आ जाए। ओके। बहुत सारे सैड गाने, मेरा मन सैड ही है। ओके। बट अर्बन मैंने रिलीज पहले कर दी कि थोड़े से कैरी करने इजी हो जाते हैं, कि कुछ तो जाए यार बाहर, जब लिख रहा हूँ बना रहा हूँ, इतने सारे गाने बना लिए। तो अर्बन मैंने ज्यादा रिलीज करे हैं, सैड मेरे बहुत कम है और आने हैं, और पार्टी सॉन्ग्स भी हैं, मतलब काफी मैटर है अभी। बट मैं थोड़ा सा गले पे काम कर लूं, वो इतना हो नहीं पाता ड्यू टू सम रीजंस। कोई बात नहीं, वो भी हो जाएगा, इतना होगा, करेंगे भाई। यूट्यूब आपका जब यहाँ तक भगवान ले आया है तो फिर आगे भी ले ही जाएगा। हाँ, एक बम तो फोड़ के मानूंगा। एक ने ज्यादा फोड़ोगे, हमें भरोसा है यार। एक फट जाता ना फिर सारे फटने लग जाते हैं। सही बात है। एक फाड़ना जरूरी है आर्टिस्ट को। एक आर्टिस्ट उसी गाने की भीख मांगता है हमेशा भगवान से। कभी हार मानते हो इस स्टेज पे आके? कई बार हारा हूँ, पर फिर खड़ा कर लेता हूँ। बस कैसा फील होता है उस टाइम पे? एक आर्टिस्ट को कैसा फील होता है? यार एक आर्टिस्ट मेरे हिसाब से डिप्रेशन में जाता ही तभी है जब उसकी मन की बात पूरी नहीं हो रही होती। आप कितने सारे गाने यूट्यूब पे, आपने लाखों रुपए खर्चे हैं, सबको सपोर्ट करा है, सब एक अच्छी टीम बिल्ड करी है, सब आपको सपोर्ट करते हैं, आप उनको करते हो। जब इतने गाने के बाद, इतनी प्रमोशंस के बाद, या फिर इतना 100% देने के बाद एक गाना नहीं बचता, तो एक आर्टिस्ट का माइंडसेट क्या होता है उस टाइम? बहुत दुख होता है भाई, बहुत दुख होता है। उस दुख को कैसे झेलता है एक आर्टिस्ट? देखो, नहीं झेला जाता, ये झेलना पड़ता है।
ये फैक्ट है। और एक ही बात से हम अपने आप को तसल्ली देते हैं कि अभी टाइम नहीं आया, या तो तू तैयार नहीं है या तेरा टाइम नहीं आया। क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि मेहनत, ऐसे ऐसे सिंगर आते हैं इंडियन आइडल पे या ऐसे लाइव शोज के ऊपर, ऐसे ऐसे सिंगर आते हैं जिनको कोई नहीं जानता ब्रो। सही है। और ऐसे ऐसे गाने आज की डेट में सोशल मीडिया पे बज जाते हैं जो कोई यार सुनना भी नहीं चाहता। सच। बट वो भेड़ चाल है ना कि इसने रील बना दी तो मैं भी बना दूंगा, उसने बना दी तो मैं भी बना दूंगा, उस चक्कर में वो गाना बज जाता है। कई है ऐसे, सबको पता है, नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है किसी भी गाने की। मैं किसी गाने की डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, बट जो इतने महारथी बैठे हैं 10-10 थाट याद करके, उनके पता नहीं कितने राग याद करके और कितने तरीकों के उनको आकार आते हैं, अलंकार आते हैं, वो बेचारे घर बैठे, वो 5-5 हजार के शो कर रहे हैं। उनको भी तो दर्द होता ही है ना। लेकिन म्यूजिक एक ऐसी हीलिंग पावर है, वो हील करने के जरिए भी खुद बना देती है। ओके। जब आप डेड हो रहे होते हो ना, वो कोई ना कोई आपसे गाना ऐसा लिखवा देगा, आप कल फिर उठ जाओगे, यार ये तो मैंने कल रात को बढ़िया लिख दिया, चाहे नशे में लिख दिया साला। इस पे काम करते हैं, तो वो क्या हुआ, उसी म्यूजिक ने आपको फिर उठने की एक वजह दे दी कि करो। पर जी सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग आर्टिस्ट या जो भी आर्टिस्ट है, लड़के लड़कियां, बिगिनर या फिर बहुत ज्यादा जो ओल्ड सिंगर्स हो गए, आपको लगता है सोशल मीडिया से उनका बेड़ा गर्क हो रखा है कई तरीके से? यार सोशल मीडिया के बारे में 8 बज नहीं रहा है। सोशल मीडिया के बारे में मैं क्या ही कमेंट करूं यार, सबको सब पता है यार। ओके। मतलब हेल्प भी किया उसने, कई अच्छे बंदे वायरल भी हुए जिनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, बट उन्होंने अपने कंटेंट को रेगुलर रखा। राइट। अच्छे कंटेंट को रेगुलर रखा, रेगुलर लोगों के सामने आए, अपनी कला रखी, वो पिक हुई। पर वो भी आपको पता है कि आज की डेट में कोई गाना बजवाना हो, इफ यू हैव लॉट्स ऑफ मनी विद यू, आपका गाना बज जाएगा। चलो, ये आपने इन्फ्लुएंसर्स से रील्स बनवानी है। हाँ। और जब एक इन्फ्लुएंसर को ये पता होता है, मैं मतलब ऑनेस्टली रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा इन्फ्लुएंसर्स को कि आप उन सिंगर्स का भी साथ दिया करो जिनके पास आपको देने के लिए लाखों रुपए नहीं है, और सच में उनको उनकी सपोर्ट की जरूरत है। और अब जो आर्टिस्ट घुट घुट के मर रहा है, वो इसी बात को लेके मर रहा है कि यार मेरे पास सुबह रीले बनवाने के लिए पैसे नहीं है। हर जगह पे गाना डाल के बजवाने के लिए यू नीड मनी। आपको यूट्यूब पे प्रमोशंस लगानी पड़ेंगी, आपको एडवर्ड्स लेने पड़ेंगे, वो पेड है। राइट। आपको अगर रातों रात दुनिया तक पहुंचाना है तो आपको इन्फ्लुएंसर हायर करने पड़ेंगे, आपको उनको पैसे देने पड़ेंगे, वो तब आपके गानों पे रीले बनाएंगे और तब आप रात को वायरल होगे। अदरवाइज आप गाना डालो, ज्यादा से ज्यादा 100, 150, 200 बंदा सुनेगा और रात को आप 4 बार सुनोगे, रोगे। जो पीते हैं वो 4 पैक लगाएंगे, जो नहीं पीते वो खाना खाएंगे, सो जाएंगे या भूखे पेट सो जाएंगे। यही कहानी है बस। राइट। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया हेल्पफुल भी है, कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट भी हो गया आर्ट यार। राइट। पाजी, आपकी कलम सबने देखी है, मैंने देखी है, मैं फैन हूं पर्सनली। सबने अभी किसी ने भी नहीं देखी भाई, जब देखेंगे ना फिर तब तक मैं कर दूंगा काम। आमीन। आपकी इंस्पिरेशन कौन है? पीछे बैठे हैं हाथ दे के, हाथ रख के, सॉरी। मेरी जान। उन्होंने हाथ दे दिया ना जिस दिन, तो फिर वो लेके चले जाएंगे। मेरी जान जानी बाजी। पाजी, आपकी फर्स्ट मीटिंग बताओ मुझे, कैसा था वो? क्या था वो माहौल? भाई क्या माहौल था जब जानी बाजी से फर्स्ट टाइम मिले थे? कैसा था वो? यार ये ऐसा सवाल है ना, रब की जगह रब मिल गया। मेरी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट म्यूजिकल इंसिडेंट है वो। क्या सिनेरियो था यार? मेरा म्यूजिक डायरेक्टर जो मेरा भाई है कर्तव्य, हाँ। वो मोहाली शिफ्ट हुआ था। ओके। अभी भी मोहाली है इनफैक्ट। ठीक है। काम कर रहा पंजाब का, बढ़िया। तो मैं उससे मिलने गया, काम करने गया, देखने गया कि वो कैसे सेट है। ठीक है, मैं बहुत केयर करता हूँ। ठीक है, ठीक है। एक दोस्ती वाला रिश्ता भी है और एक क्लाइंट वाला रिश्ता भी है। मैं काम भी करवा सकता हूँ, मैं डांट भी सकता हूँ, और मैं कुछ भी कर सकता हूँ उसके साथ, वो है हमारा। तो मैं उससे मिलने गया था, तो वहां पे जहाँ पे वो रहता था उससे थोड़ी दूर पे एक गुरुद्वारा है, सुखना साहिब। अच्छा। मोहाली में। और मजे की बात सुना, उसको गए हुए हो गया था महीना, 1.5 महीना हो गया था। मैं रात को पहुंचा, हम ऐसे ही बैठ के बातचीत कर रहे थे, एक एक लगा रहे थे लिटिल लिटिल। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई क्या ही कमाया तूने यहाँ पे आके, साले जानी से तो मिलवा दे, जानी बाजी से तो मिलवा दे, तेरे को पता मैं पागल। रात को बात हो रही है, ये रात को बात हो रही है, वर्ड टू वर्ड 4 बज रहे हैं सुबह के लगभग, क्योंकि हम मिलते हैं तो हम सोते नहीं है, सो पाते नहीं है हम। वो उंगल करता रहेगा और मैं लिखता रहूंगा, और वो कुछ ना कुछ निकाल के, बस वो रात ऐसी है हमारी। ओके। मैंने कहा भाई मजाक था। अब सुबह हम उठे, और मेरी आदत है कि मैं जब तक गुरुद्वारे नहीं होता तो मतलब
खाना पीना मेरा होता नहीं, मैं पहले गुरुद्वारे हो गया था भाई। हम गुरुद्वारे पहुंचे, आई वॉज लाइक जोड़े उतारे और मैं ऐसे ठंडा पड़ गया। मैं क्या कर्तव्य जानी बाजी, साथ में जो था वो भी क्रैश हो गया कि इसने तो रात को बोला था भाई, ये क्या हुआ। मैं कहा रब दी था, रब मिल गया। और तू बिलीव करेगा, आई वॉज शिवरिंग लाइक कि मैंने सेल्फी नहीं ली भाई, गुरुद्वारे के अंदर खड़ा हूं, मैंने उनके पैर छुए, उनका हाथ पकड़ा, हाथ मिलाया। मैं कहा पाजी, और उन्होंने भी इतने प्यार से, मतलब वो मिले, उनको पता नहीं याद होगा नहीं होगा, उन्हें कहां से याद होगा, बट मैं वो मीटिंग नहीं मिली। और कर्तव्य मुझे बोल रहा भैया फोटो तो ले लो, भैया फोटो तो ले लो, भैया सेल्फी तो ले लो, और मैं उनको देख ही जा रहा हूं। मतलब यार आप क्या रिएक्शन करोगे। ऑब्वियसली आपने बोला मुझे रात को रब से मिलना है, रब सुबह आपके द्वार पे खड़ा है, या आप उसके द्वार पे खड़े हो, तो आप मैं भाई सब कुछ ब्लैंक था मैं। राइट राइट राइट। पैर छू लिए, उनके हाथ लग गए, वही बहुत बड़ी बात थी। ब्लैंक था मैं भाई, मैंने सेल्फी नहीं ली, और मैं आज तक ऐसे पकड़ के दिल करता। कोई बात नहीं, आप उनके साथ काम करोगे भाई बस। फिर आके आपने क्या लिखा? आके मैंने बस वो आपने कमाल लिखा, जो रब का आशीर्वाद मिल गया, तुझे गाना सुनाया था मैंने। ऑसम। बस वो रिलीज, कहता रहा हूं मेरी चीजें ना रिलीज हो नहीं पा रही, अभी कुछ चल रहा है, बट वो जिस दिन गाना बाहर आ गया ना भाई, मजा आ जाएगा। वेरी गुड, मजा आ जाएगा, मैं बता रहा हूँ। पूरा इंस्टाग्राम हैक करेंगे एक दिन। होएगा। काफी लड़कियां, काफी ब्राइड्स उसी पे रील बनाएंगी। वो मैंने एक ब्राइडल सॉन्ग बनाया है, बहुत मेरे दिल के करीब है, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। ठीक है पाजी, आपका ड्रीम कंपोजर कौन है जिनके साथ आप काम करना चाहोगे? यार बहुत सारे हैं, मतलब मैं अपनी कलम लिख के, मैं बताऊं आपके जिनको आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो, जिनका सेलिब्रेट करा सालों आपने बर्थडे, आपने केक काटा उनका, आपने उनको प्यार किया, उनको बात नहीं पता, हिमेश रेशमिया के साथ आप काम करना चाहोगे? बिल्कुल बिल्कुल, इन फ्यूचर मैंने बहुत सुना है। इस पूरी लिस्ट के अंदर सबसे टॉप पे आई थिंक टॉप नॉच वही है आपके लिए अभी तक? हाँ, मतलब अब थोड़ा सा यार, जैसे जनरेशन चेंज हो रही है, म्यूजिक चेंज हो रहा है, अब वो आ भी नहीं रहे। मेरे पास आज भी फोल्डर है उनका, 70 गाने, तेरे को पता है मेरे पास 5000 गानों का फोल्डर है, सब कस्टमाइज है। हाँ। जिनको भी मैं सुनता हूँ उनके कस्टमाइज फोल्डर होते हैं मेरे फोन में, आज भी है। आज भी मैं लूप पे लगा देता हूँ उनकी एल्बम को और निकल जाता हूँ कहीं भी। पर वो अब फ्रंट पे इतना आ नहीं रहे हैं और अभी इतना गाने नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बंदे के वो, यार हम म्यूजिशियन है, चेंज तो होता ही रहता है मैटर। ठीक है। तो लेकिन है कुछ 4 5 6 कंपोजर तो ऐसे हैं जिनको मैं एक पेपर पे लिख के देना चाहता हूँ, या उनके साथ बैठना चाहता हूँ, जो उनका प्रोसीजर है, क्योंकि मुझे पता है कि वो पहले धुन बनाते हैं, फिर लिरिसिस्ट को सिचुएशन देते हैं कि इस धुन पे, इस कॉम्पो पे डाल अपने ठीक तो है। ये ना मैंने कभी किया नहीं है। ये खुद तो कंपोज कर लिया लूप्स के ऊपर, या कैसे भी बजा लिया, बना लिया गाना, पर जब वो क्या सोचते हैं कि वो पहले मेलोडी बनाते हैं, फिर वो लिरिसिस्ट को बैठ के पिक्चर की सिचुएशन समझाते हैं, फिर उसे कहते हैं कि इस पे अब लव फिट कर जरा, और फिर वो गाते हैं। ओहो हो भाई, ये प्रोसीजर देखना है। ओके। तो ये तो ड्रीम है, मिथुन सर को गाना देना अलग ही लेवल नहीं है, क्योंकि वो खुद ही इतना अच्छा लिख लेते हैं कि आप छोड़ दो। विशाल मिश्रा भाई के साथ, उनके लिए तो मैंने लिख रखा, डमी रेडी है। विशाल भाई के लिए तो डमी रेडी है, इंस्टा पे रील डाल के टैग कर दिया उन्हें। फाड़ू गाना अगर वो कर दिया उन्होंने, तो देख तू जलवा। तो माल बहुत है अपने पास, माल की कमी नहीं है। होगा बाजी, बिल्कुल होगा, आपकी मेहनत दिख रही है, होगा। पाजी, आपने अभी हाल ही में ईपी ड्रॉप करी लॉयन। हाँ, लॉयन फाड़, मैं भी उसका तीसरा गाना देख ले, अभी तक पेंडिंग है। हाँ, अड़चने, रुकावट, यही फ्रस्ट्रेशन का जरिया है एक आर्टिस्ट का। शायद ये लेसन है, पता नहीं यार। अब हम पे डिपेंड करता है ना एक आर्टिस्ट को कैसे देखता है। यार बात वहीं आ गई घूम के कि मैं तेरे साथ पहला एपिसोड करना चाहता था, 25वां कर रहा हूँ, तो हर चीज का वक्त कह लो। सही बात है, कहता हूँ हमें लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक यहीं छोड़ना पड़ता है हमें, कि अभी तेरा टाइम नहीं है, इस गाने का टाइम नहीं है। अब कितने गाने ऐसे हैं जो मैंने 4 साल पहले कर्तव्य के साथ बनाए थे, रिलीज नहीं है। पर कुछ गाने ऐसे हैं जो मैं मोहाली से 2 दिन पहले बना के आया, मैंने आते ही रिलीज कर दिए। समझ नहीं आई क्यों नहीं समझ आया? गाने का वक्त, टाइम, बस। मैं कहता रहा हूं, जो गाना मैंने पहला लिखा, नीट पैग, 4 बंदों ने उसके म्यूजिक कर लिए, 6 बंदों ने उसकी डमियां कर ली, राइट, वो रिलीज करने लायक ही नहीं हुए आज तक। समझ ही नहीं आती क्या है उसमें। कई बार मैंने उसके जोन चेंज कर लिए, कई बार मैंने उसके मीटर चेंज कर दिए, कई बार मैंने उसकी कॉम्पो चेंज कर दी, वो गाना रिलीज होकर राजी नहीं है भाई। क्या करे?
क्या बोले उस गाने को। वक्त है, कोई बात नहीं। आगे आने वाले गानों के बारे में बताओ बाजी कुछ। भाई मैंने लगभग 6 से 7 ईपीज डिजाइन करी हैं, और जिस तरीके से करी हैं, अगर कुछ 1-2 टीमें हैं जो मेरे साथ नहीं दे पा रही हैं फिलहाल, अगर वो मेरे साथ जुड़ जाए तो मैंने जिस तरीके से वो ईपीज डिजाइन करी हैं वो शायद अभी तक किसी आर्टिस्ट ने नहीं करी। ठीक है, वो फंडा ही अलग हो जाएगा अगर मैंने वो इकट्ठी डाल दी या इकट्ठी अनाउंस भी कर दी। ठीक है, क्योंकि वो जॉनर्स हैं। ओके बाजी, आप अगर कुछ फेवरेट म्यूजिक बनाना चाहो या कुछ भी आप कुछ करना चाहो इंडस्ट्री में, तो आपका माइंडसेट क्या होगा कि आप क्या चेंजेस लेकर आना चाहते हो म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर? आपके म्यूजिक में क्या चेंजेस है, या फिर आपको क्या लगता है कि अकॉर्डिंग बाकियों के आपका म्यूजिक क्या दूसरों से डिफरेंट है? यार मोक्ष देख, मैं अभी अपने आप को इस लायक इतनी समझता कि मैं म्यूजिक इंडस्ट्री में चेंज लाने के लायक हूँ, क्योंकि मैं कुछ ग्रेट आर्टिस्ट को सुनता हूँ, ठीक है, अपनी वाइब डालता हूँ, ठीक है, और गाना लिखता हूँ और गाना बनाता हूँ, ठीक है। सबसे बड़ी बात होती है माहौल। जितने अपर लेवल के बंदों के साथ आप बैठोगे उतना अपर लेवल आप सीखोगे, समझो। अभी अपना वो सर्कल नहीं है कि हम बहुत बड़े नामी म्यूजिक वालों के साथ बैठे हैं, हाँ। तो उनके तौर तरीके हमें समझ आ जाए, नए नए स्लैंग समझ में आ जाए, हम दुबई बैठे हो, कनाडा बैठे हो, वर्ल्ड ट्रेवल कर रहे हो, ऑब्वियसली गेम चेंज हो जाती है लिखने की। जब आप इतने लोगों के बीच में बैठते हो, इतने लोगों से मिलते हो, तो वो आपकी कलम भी चेंज होती है, आपके स्लैंग्स भी चेंज होते हैं, आपके स्टाइल भी चेंज होते हैं, होल गेम विल चेंज। तो मुझे इतना पता है, मैं सुनता बहुत अच्छा हूं, मैं आर्टिस्ट बहुत अच्छे सुनता हूं, तो हगूंगा तो नहीं इतना तो कन्फर्म है। नहीं वो है, हगूंगा तो नहीं, चाहे मेरे पिछले गाने उठा के सुन लो या आने वाले सुनना, हगूंगा नहीं मैं, इतना कन्फर्म है। ठीक है ना, हमें पता है, अब नहीं करोगे। हाँ, ऐसा नहीं है। मैं बहुत लेजेंडरी बंदे सुनता हूँ यार, बहुत लेजेंडरी आर्टिस्ट से बात करते हैं पाजी, अगर वर्सटैलिटी की बात करते हैं, तो वर्सटैलिटी जो होती है आपके अकॉर्डिंग इंडस्ट्री के अंदर, वर्सटाइल एक्टर कौन है? सॉरी, सिंगर कौन है? सिंगर, कंपोजर, म्यूजिशियन, अकॉर्डिंग टू? देख, मेरा फेवरेट तो करण पाजी है, करण औजला। क्या चीज है यार, अमेजिंग वर्सटाइल पर्सन भाई। वो क्या लिखता है, क्या लिखते हैं, सॉरी नहीं, ठीक है, बड़ी है अभी तो, जब जानेंगे तो बाजी के क्या मतलब यार, वो अलग ही टोरा है यार। उन्होंने खुद बनाया, उन्होंने खुद, वो बहुत छोटी उम्र से यार, उनको भी बहुत सट्टे पड़ी है, बहुत, उन्होंने बहुत कुछ देखा है, छोटी सी उम्र में पेरेंट्स को गंवाना, अच्छा, उसके बाद सेल्फ डिपेंड होके खुद को स्टैंड करना। मैं बहुत फॉलो करता हूँ उन्हें, काफी इंटरव्यूज मैंने उनके देखे, कैसे उनके साथ भी मनी को लेके प्रॉब्लम हुई, और कैसे उन्होंने ये सडनली फैसला लिया कि अब तो भाई दे दिए, जिसको गाने लिख के देने थे अब तो खुद ही गाएगा करण। उन्होंने पहले गाने लिख के दिए? पहले वो लिरिसिस्ट थे। अच्छा। फिर सडनली उनके साथ एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि उन्होंने बोला बस हो लिया भाई, अब मैं गाऊंगा। ओके। अच्छा, फिर उनकी भी टीम बननी शुरू हुई, और उसके बाद तो भाई वो रुका नहीं, और रुकेगा भी नहीं यार। नहीं भैया, वो नहीं रुकते वो भाई। करण औजला बहुत वर्सेटाइल है यार, वो सैड, अर्बन, ठीक है, फिर गैंगस्टर, मतलब कुछ भी करा ले भाई उनसे, वो नेक्स्ट लेवल है। मतलब मैं किसी से कोई कंपैरिजन नहीं, सिद्धू बाजी तो हमारी जान थे, है, रहेंगे, हमेशा रहेंगे, हमेशा मिस करना ही करना है उन्हें। वो तो मतलब उनको तो उनकी पढ़ाई जारी रहेगी, हम उनको पढ़ते ही रहेंगे भाई। अभी तो उनको मतलब मैंने, अगर मैं आपको जनरल बताऊं, मैं पंजाब से नहीं हूँ, मेरे को ठेठ वर्ड्स और इतनी डीप जो पंजाबी के वर्ड्स होते हैं, मेरे को दूर दूर तक मतलब ही नहीं। मैं दिल्ली से हूं, मैं कहां से लिखूं, बट फिर भी मैंने 15-20 गाने फ्लेक्सिंग वाले, जिसे फ्लेक्स कहते हैं हम, हाँ। वो बनाए, गैंगस्टर टाइप जो बनाए, वो कहां से बनाए, कैसे आए ये वर्ड्स। मैंने सिद्धू बाजी को बहुत सुना, मैंने करण औजला बाजी को बहुत सुना है, मैंने पंजाब के और बड़े ग्रेट सिंगर हैं जो ठेठ, दिलजीत बाजी को बहुत सुना है, लेजेंड, शाहरुख खान ऑफ पंजाब इंडस्ट्री कह सकते हो आप उन्हें। अब तो लेवल ही पार हो गया ना, अब तो खत्म, कोई ना पकड़ पा रहा भाई। उन्होंने तो मान सम्मान कहां पहुंचा दिया पंजाबियों का, बहुत बहुत। ठीक है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में पॉडकास्ट में एक बात बोली ना, मैं सुनता बहुत बढ़िया हूँ, क्रीम प्रोडक्ट सुनता हूँ मैं, क्रीम आर्टिस्ट सुनता हूँ, क्रीम गाने सुनता हूँ। और मेरे दोस्त आज तक मुझसे पेन ड्राइव बनवाते हैं, इस बात को 25 साल हो गए कि गगन पेन ड्राइव बना दे, हम ट्रिप पे जा रहे हैं, मतलब हमें गाना नेक्स्ट नहीं करना पड़ेगा। हर आर्टिस्ट के बेस्ट गाने निकाल के मैं अपना फोल्डर बना लेता हूँ। ओके। और जिस जॉनर को मेरे को सुनना होता है, मैं आराम से वो जॉनर इजीली प्ले करता हूँ। मुझे यूट्यूब की बफरिंग से बड़ी नफरत है भाई,
कि गाड़ी चलते हुए बफर करता, गाना रुक जाता है ना, मेरा दिल करता है यूट्यूब नेटवर्क इशू वो समझ नहीं आती। फिर वो यूट्यूब की गलती नहीं है ना, वो तो इंटरनेट का इशू है, कहीं भी हैंग हो सकता है। हाँ, फ्लो टूटता है, वो यूट्यूब का थोड़ी कसूर है, पर वो फ्लो टूट जाता है यार। बंदा गाना गा रहा है, साथ में सुर से सुर मिला के बीच में अपना ही रह जाता है, फिर पता लगता है भाई तू तो बेसुरा गा रहा है। जैसे आप कुछ भी लिखते हो या फिर आप कीबोर्ड पे बैठे हो या स्कूटी पे हो, गाड़ी में हो, फ्रेंड्स के बीच में हो, मैंने जो देखा आप कहीं पे भी पटक टक 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 करके टाइप करने लग जाते फोन से। हाँ, वो मैंने बताया आपको। हाँ, मेरा कोई फॉर्मेट नहीं है गाना बनाने का। कुछ बंदों का क्या है, उनको माल फूक के गाना लिखना है, या फिर कुछ बंदों को दारू पी के लिखना है कि उनके बिना लिख ही नहीं पाते कि हम आर्टिस्ट है ही ऐसे। आप क्या सोचते हो? यार देखो, ये हर बंदे का अपना पर्सपेक्टिव है। कई बार होता है कि यार बंदा अटक जाता है, चिल होने के लिए भी ये सब करता है। देखो मेरे को सूखे का तो पता नहीं जी, गीला तो मैं भी करता हूँ, दारू तो मैं भी पीता हूँ, इसमें कोई झूठ क्या बोलना ऑडियंस से, सही है, जिनके साथ बैठे हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है कि यार बंदा सिर्फ चिल होने के लिए करता है कि मैं 4 दिन से लिखी जा रहा हूँ, कुछ आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ या कुछ नहीं है, तो हो सकता है उसका फ्रेगमेंट चेंज हो जाता है। कि दारू, जैसे मैं दारू पीता हूँ तो मेरी लिखाई बिल्कुल अलग हो जाती है। अब वो सुबह 4-5 बजे तक मैं क्या क्या लिख देता होता हूँ, मुझे अगले दिन 12 बजे पता लगता है, अच्छा भाई रात को ये भी लिखा था। आप वॉइस नोट ड्रॉप कर देते हो? मैं वॉइस नोट कंपो कर देता हूँ। मेरा पूरा व्हाट्सएप भरा होगा, शायद व्हाट्सएप कह रहा हूँ, सॉरी, जिसपे मैं आईफोन में रिकॉर्डिंग करता हूँ सारी, लिखता वहां हूँ, रिकॉर्डिंग वहां करता हूँ, वो भरे होंगे। अच्छा, अब उसमें क्या होता है, सुबह 12 बजे उठते हैं, क्या कर रहा है, क्या कर दिया था, अबे क्या कर रहा है, क्या कर दिया था। अच्छा, तो कई बार ऐसा निकल आता है जो हमने, ऐसा लगता है हमने लिखा ही नहीं, दारू लिख के चली गई। यानी कि आप इस चीज को एग्री करते हो कि आप एग्री मैं किसी चीज, नशे के लिए एग्री नहीं करता भाई, मैं तो छोड़ना चाहता हूँ। उस टाइम आप एक किसी और कहीं पे हो, उस दौरान यार जोन तो चेंज होता ही है भाई, बंदा किस लिए पीता है। शादियों के अंदर जब आप नाचने जाते हो, आप किसी सूफी को नाचते हुए देखो और किसी पिए हुए को नाचते देखो, वो रुकते ही नहीं है, उनकी एनर्जी नहीं खत्म होती, उनका मूड ही नहीं खत्म होता। देख सर पे दारू की बोतल है, सर पे गिलास है, ये है, उछल रही है, वो क्या है, फ्रेगमेंट चढ़ गया ना उनको खुशी का। गम में है तो गम का चढ़ गया, फिर गम में पियो। परफेक्ट। तो गेम तो सारी फ्रेगमेंट चेंज करने की है। अब वो कोई फूक के कर रहा है, फूकने का मुझे समझ नहीं है, तो मैंने कभी फूका नहीं, ना कभी फूकूं। पीने का मुझे थोड़ा सा है कि हाँ, कई बार मैं भी बहुत स्टक हो जाता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है हाँ यार मेरा जोन चेंज हो गया, मेरा मूड चेंज हो गया। राइट। मैं राइड पे निकल गया तो मैंने ड्राइविंग टाइप का कोई गाना बना दिया। मैंने कूड़ेदान के पास खड़े करके गाड़ियां गाने लिखे हैं भाई। वहां पे कौन सा जोनर आया? जोनर की बात नहीं है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, हाँ, कोई मेरे दिमाग में ख्याल आया, मैंने रोकी, साइड में कूड़ा डाला है, मैंने पूरा मटर गाना वहां बैठ के लिखा है अपना, वहीं के वॉइस नोट है, वहीं का वो है। मतलब रास्ते में आ गया था और गाड़ी अपने वहां रोक दिया और मुझे पता नहीं ना, देखा तो जब लिख के हटा, गेयर डालने लगा तो पता लगा मैं तो इतनी देर से कूड़ेदान के पास खड़ा हूँ। ओके। तो वो इतना मतलब पैदाइश, इतना घुस जाते हैं हम उस चीज के अंदर, आर्टिस्ट खास तौर से लिखारी, यस, राइटर एकदम से सिचुएशन को ना अडॉप्ट कर लेता है, राइट, कैरेक्टर के अंदर घुस जाता है वो, तभी तो वो उस कैरेक्टर को एक्सप्लेन करेगा ना। जब वो उस कैरेक्टर में घुसेगा ही नहीं, उसे फील ही नहीं करेगा, तो फिर उतारेगा कैसे पन्नों पे। पाजी, कभी आपने अपने गाने किसी को पिच करने की कोशिश करी है कभी? नहीं। क्यों? रीजन? कोई रिजल्ट नहीं मिलता। आपने ट्राई करा? यानी कि खुद समझते हैं आपको, जब तक आपका एक गाना नहीं बजा होता, चाहे वो लेबल हो, चाहे वो सिंगर हो, चाहे वो कोई हो, मैं देता हूँ ना आज बी प्राक बाजी को गाना, गा दो, लिख के देता हूँ, ना मजा आए, गाने का स्वाद ना आए तो जो मर्जी करना, नहीं गाएंगे वो। और कोई बड़ा सिंगर का नाम ले, मैं दे देता हूँ, नहीं गाएंगे वो, नाम ही नहीं है ना इस इंडस्ट्री में। सलाम ही भाई उसको है जिसका नाम है। ओके, आपको लगता है नाम हो गया तो आप एक बड़ा गाना दे दो जी, एक बड़ा गाना इंडस्ट्री को हिट दे दो, जो सबके साथ हुआ है। एपी ढिल्लो भैया का स्ट्रगल, लोग कहते हैं 1 साल में बच गया, 1 साल में बच गया, भाई वो बंदा 5-6 साल से गाने बना रहा है, डाल रहा है, स्ट्रगल करा उसने, बहुत करा। लोगों को सिर्फ ब्राउन मुंडे दिखा पाजी, उन्होंने घर छोड़ दिया अपना सालों। मैं वही तो कह रहा हूँ, लोगों को सिर्फ ब्राउन मुंडे दिखा ना, कि ये तो डालते लड़का हिट हो गया, ये तो भाई दुनिया ने पागल कर दिया। अरे भाई उसने स्ट्रगल किया है, सबने किया है ऐसे। एटलास घूम फिर के बात वही आती है, एक गाना चाहिए हर आर्टिस्ट को, वो गाना चाहिए अपनी तकदीर बदलने के लिए। जब तक वो नहीं है तब तक फिर यही है जो चल रहा है। आपके हिसाब से रियाज कैसे करना चाहिए? आपका रियाज क्या है? मैं इस काबिल नहीं हूँ बताने के, क्योंकि मैं सीखा हुआ नहीं हूँ। फिर भी मैं सिर्फ बेसिक रियाज आकार का कर लेता हूँ, ओम का कर लेता हूँ, सरगम का कर लेता हूँ, बस। मैंने साल के लिए कोई टीचर भी
रविंदर सर थे मेरे गुरुजी, मैंने उनके साथ किया काम, बट फिर उनका कुछ काम थोड़ा सा उनको काफी दूर से आना पड़ता था और मेरा भी वर्क शेड्यूल मैच नहीं हो रहा था, तो मेरी वो भी क्लास छूट गई। तो उनसे मैंने आकार लगाना, सरगम का रियाज और ओम खरच का रियाज, मतलब बेसिक बेसिक जो है। अच्छा, ना मुझे थाट का पता मतलब है, आपका कुछ हार्ड रियाज नहीं है ऐसा? नहीं। Okay. मैं आपका मेन कंसंट्रेशन जो भी है वो कंपोजिशन में, लिखने में है ज्यादातर, कंपोजिशन तो मेरे को भी बहुत मेहनत करनी है, मुझे बहुत अलग अलग कंपोजिशन के गाने बनाने हैं। वो वही बात है कि वो जब आपको कीबोर्ड अच्छी तरह आ जाएगा, आपको अलग अलग थॉट्स का पता होगा, वो रियाज तो वही है ना बेसिकली। अभी तो मैं अपनी टोन पे काम कर रहा हूँ कि एक टोन अचीव हो जाए, और जब आप गाओ तो स्केल में गाओ, आप बेसुरे मत गाओ, जो आपको डब कर रहा है वो इरिटेट ना हो। अच्छा, जैसे शुरुआत में मेरे गुरु लोग हुए होंगे, मेरे एबी सर, अनुराग सर, जिन्होंने नया नया मुझे डब करा होगा, वो तो भाई कलप गए होंगे। उनका क्या इम्पैक्ट रहा है आपकी लाइफ में? यार वो बहुत टैलेंटेड बंदे हैं यार, बहुत टैलेंटेड बंदे हैं, और उन्होंने हर जोन का काम किया है, उनको नॉलेज बहुत है, उनको एक्सपीरियंस का टाइम बहुत हो गया है इस फील्ड के अंदर, बहुत सपोर्ट किया उन्होंने मेरे को। अभी सर बात बात पे मुझे गाइड करते हैं, ये नहीं, ये सुन, ऐसा नहीं, कुछ ऐसा बना, ऐसा अचीव कर ले, कुछ ये है। तो मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं। काफी साल से हूं मैं अनुराग अभिषेक, अगर आप चैनल भी सर्च करोगे तो उन्होंने मिलियंस में गाने दे रखे हैं। मैंने अभी वो पॉडकास्ट में आए थे। वो कवर किंग भी रहे हैं, मैशअप किंग भी रहे हैं, उनके ओसीज भी मतलब बहुत जबरदस्त। तो उनकी भी पूरी टीम है। आप अनुराग अभिषेक के बारे में जो बता रहे हो? यस सर, मैं सर बोलता हूँ। मैं नहीं, जैसे मैं अनुराग और अभिषेक सर बोलता हूँ, मैं वो पॉडकास्ट में आए थे। ओके। बिकॉज ऑफ यू मैं उनका पॉडकास्ट कर सका। और लाइक जब मैं उनका पॉडकास्ट करने की सोच रहा था ना सर, तो जब उनके पास बैठा, उनकी वाइब एक इतनी क्लासिक थी ना, मैं थोड़ा सा नर्वस था, लेकिन वो मेरे से बात करने लगे ना, वो म्यूजिक से हट के उन्होंने सारी बात करी। और जो एबी सर का पॉडकास्ट था ना, उनके अंदर जो उन्होंने स्पिरिचुअलिटी की बात करी थी, अमेजिंग। वो बहुत स्पिरिचुअल है, वो बहुत स्पिरिचुअल है। उनकी बोलने का सेंस बहुत वो बहुत सेंस से बोलते हैं। अभिषेक भैया और अनुराग भैया के अंदर, अनुराग भैया थोड़े से नॉटी है। हाँ, नॉटी है। आप मतलब आपकी टीम बिल्ड कैसे हुई इनके अकॉर्डिंग? डेब्यूटीज के पास आप तब गए, ये स्टार्टिंग कैसे हुई थी आपकी टीम की? स्टार्टिंग तो आपको मैंने बताया कि हैरी भैया से दीपक भैया, हाँ, आप और दीपक भैया मेन जड़ हो, ठीक है, जिनकी वजह से मैं पहला कदम उठा पाया। फिर मैं हैरी भैया से मिला, हैरी भैया ने तेग भैया से मिलवाया, तेग भैया ने रिक से मिलवाया। रिक का जिक्र नहीं हुआ था, अब टीम पे आए हो तो रिक का भी जिक्र करते हैं, एज अ ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर। रिक भाई, हाँ, पंजाब का काफी काम वो हैंडल करता है। तो रिक और तेग भैया के साथ मैंने कुछ गाने करे। उस समय तेग भैया मेरे लिरिक्स को करेक्ट भी करते थे, मेरी हेल्प करते थे जी, क्योंकि उनको बहुत टाइम हो चुका था, एंड ही इज अ ग्रेट लिरिसिस्ट। तो वो मुझे कहीं ना कहीं करेक्शंस भी समझाते थे कि ऐसे नहीं, ऐसे लिखा कर, या मैं तेरी ये लाइन ठीक करके देता हूँ। अच्छा। तो मैंने कुछ जो गाने रिलीज करे उनमें उनका क्रेडिट भी है। अभी भी मेरे कुछ गाने उनके साथ हैं। ओके। हाँ, वो वक्त के साथ चेंज हो गए, मैंने चेंज कर दिए हैं, बट हाँ, उनमें उनका रोल भी था। ओके। तो उन्होंने मेरे को बड़ा सपोर्ट किया कि मैं गगन ऐसे काम करता हूँ, ऐसे किया कर, तुझे मीटर अच्छे से मिलेगा। उनकी गाइडेंस के अंदर मैंने कुछ सीखा उनसे, क्योंकि उनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस और उन्होंने बहुत अच्छे गाने, लेजेंडरी गाने दिए इंडस्ट्री को। फिर एक दिन आप ही मुझे सुरेश के थ्रू हम कर्तव्य से मिले थे। हाँ जी। तो वो मेरी टीम का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया। फिर मेरे ख्याल से वंदना मैम मिली, वंदना मैम पे भी आऊंगा। तो कर्तव्य के साथ मेरा स्टार्टिंग के अंदर ही एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि हम ये गाने करेंगे, धीरे धीरे हमारी वाइब मिलने लगी। ओके। फिर मैंने पहला गाना ही अपने गुरु को डेडिकेट करने का सोचा, जानी वे जानी। तब जानी बाजी का गाना आया था। हाँ, गाने मैंने पहले कुछ लिख रखे थे, बट जो मेरा पहला गाना ड्रॉप हुआ वो जानी वे जानी रिप्राइज था। वो मैंने पूरा रिक्रिएट किया था, और सुखी पाजी को भी इनफैक्ट मेरे को मौका मिला था अपनी गाड़ी में बैठ के सुनाने का, जिन्होंने ओरिजिनल जानी वे जानी का म्यूजिक दिया। तो उनका भी एक बार तो फीडबैक मैंने चेहरे पे पढ़ लिया था कि भाई चीज बनाई है, क्योंकि वंदना के वोकल्स उसमें बहुत नेक्स्ट लेवल थे। मैंने शायरी करी थी, मुझे नया नया माइक के आगे इतना डब करना नहीं आता था, बट अनुराग अभिषेक सर ने, हाँ, इसी गाने के थ्रू हम मिक्स मास्टरिंग का कुछ हमारा फंडा था, कुछ हमें नई नई चीजें और बनानी थी। तो वहां पे हम पहली बार ऐसे पहुंचे, मैं दीपक भैया, पहला कॉन्ट्रैक्ट हमारा वहां पे हुआ। ऐसे करते करते ना टीम बिल्ट होती गई। अच्छा। तो कर्तव्य के साथ तो मेरे भाई लिमिट ही नहीं है गानों की,
और अनुराग सर, अभी सर के साथ भी कोई लिमिट नहीं है। मतलब मेरे सारी जो भी टेक्निकल चीजें जब मैं हिल जाता हूँ तो वो वही सेटल करके देते हैं मुझे। उन्होंने मुझे म्यूजिक सिखाया, प्रोडक्शन सिखाई, मिक्स मास्टरिंग अभी मैं नहीं सीखा हूँ, तो वो अभी वो भी कर रहा हूँ, मैं उस पर काम कर रहा हूँ। वंदना ने बहुत मेरे साथ गाने करे हैं, इज अ ग्रेट। इस समय तो सूफी में उसने आग लगा रखी है। वंदना की सूफी बैठक। हाँ, एक भाई है कर्तव्य का अपना, खाब जी, उसके बारे में भी बात करना चाहूंगा। द ग्रेट लिरिसिस्ट, बहुत यंग लड़का है, यंग सोचता है। उसके साथ भी मेरी कुछ कोलैबोरेशंस आनी है अभी बाहर। तो अच्छी टीम है यार, बहुत बढ़िया टीम है। बस वही है, अभी टीम का टाइम नहीं है, क्योंकि एक टीम में से एक भी फट गया ना तो सारी टीम का नाम अपने आप हो जाएगा, क्योंकि सबको ही जान जाएंगे फिर। अब मेरा नाम कोई सर्च करेगा तो कर्तव्य, अनुराग, अभिषेक साथ में है। कर्तव्य का कोई काम सर्च करेगा तो मेरे गाने साथ में है। ऐसे हम सारे साथ में हैं। यस। बट हर बंदे की लाइफ में अपने अपने भसड़ है यार, साले सबको ही कुछ ना कुछ देखना है। इसलिए एक जगह पे ना, वो कहता रहा हूँ, एरिया नहीं है हमारे पास कि हम रात को रोज महफिलें लगा रहे हैं, नहीं तो इंस्टाग्राम तो हैक कर दे। तो ये मेरी टीम ऐसे बिल्ड हुई। वो मेरे सर है, अनुराग सर, एबी सर, जैन सर हैं जो वीडियो डायरेक्ट करते हैं। तो उनकी एक अच्छी बड़ी पूरी अपनी ही टीम है। आप जो मर्जी कराओ, वन एक ही जगह पे सारा काम हो जाएगा। हाँ। कर्तव्य मेरी टीम भी है, मेरा भाई भी है, मेरा दोस्त भी है, म्यूजिक डायरेक्टर भी है। खाब है, वो बहुत प्यारा बच्चा है। आए थे, ये सब उभरते सितारे हैं, बिल्कुल है। एक ही बारी कर देंगे काम। तो बस ऐसे ही है, टीम ऑफ स्टार्स। अभी देखता जाता। पाजी, आप स्पिरिचुअल हो? बहुत ज्यादा। किस पे भी? स्पिरिचुअल भी हूँ और बीच में नास्तिक भी बहुत हो गया था। कोई बात नहीं, लेकिन मैं ना फैमिली पे आना चाहूंगा। जैसे आप स्टेबल थे, आज भी हो, हमेशा रहोगे। फैमिली के लिए एक बंदा हमेशा स्टेबल होता है, वो किसी भी कंडीशन में सब कुछ करके लेकर आता है, राइट? जब आप टाइट होते हो, दिमाग खराब होता है, फ्रस्ट्रेट होता है बंदा, म्यूजिक, बिजनेस, लेन देन, 100 चीजें होती हैं। आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा फैमिली से रिलेटेड इम्पैक्ट क्या है? कौन है जिसने आपको संभाल के रखा? यार सबका ही सपोर्ट है मुझे, घर में तो सबका सपोर्ट है। कोई फालतू टोका टाकी करता नहीं। उनको पता है कि इस चीज को स्पेस चाहिए होती है, तो वो दे देते हैं। हाँ, सबका सपोर्ट है, वाइफ का, बच्चों का, माँ बाप का, सबका। ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है। नहीं। ये ब्लेसिंग्स ही है। मैं तो भाई ब्लेस्ड ही बहुत हूँ। सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये है कि लोग बचपन में सुनते हैं, चूज करते हैं कि हमने म्यूजिशियन बनना है, मैं गिटारिस्ट बनना चाहता हूँ, मैं फ्लूट बजाना चाहता हूँ, मैं सिंगर बनना चाहता हूँ, वो चूज करते हैं। हाँ। यहाँ तो भाई म्यूजिक ने मेरे को चूज करा है। मेरे से ज्यादा ब्लेस्ड तो है ही कोई नहीं, राइट? मुझे तो म्यूजिक ने चूज करा ना। सही है। मैं चाहकर भी नहीं छोड़ सकता। मेरे दिमाग में कई बार आता है, अबे छोड़ यार, नहीं हो रहा। कहां से पैसे लाओ, कहां से प्रमोशन करो, कहां से। आसपास के यार दोस्त पूछते हैं, भाई तेरा गाना नहीं आया, 3 महीने पहले तेरा गाना आया था, अब नहीं आया। अरे भाई तुम्हें क्या एक्सप्लेन करे, मेरे फोन में 70 गाने रेडी पड़े, अनरिलीज, रेडी, विद म्यूजिक, विद कॉम्पोजिशन, डमीज बनी पड़ी है मेरे पास 70 गानों की, और 120 ऑन पेपर है, यानी 200 गाना है मेरे पास रिलीज करने को। फ्रस्ट्रेशन है ना? कैसे नहीं होगी फ्रस्ट्रेशन, आप बताओ। हमें पता है कि अगर हम बिना प्रमोशन के आज गाना फेंक देते हैं, वो 100 बंदे, 200 बंदे, बहुत अच्छी किस्मत होगी 500 बंदे। अभी पीछे मेरा एक अर्जन वैली फट गया था, मैंने अर्जन वैली का एक अपना वर्जन निकाला था। मुझे ऐसे ऐसे कमेंट आए कि मतलब इंस्टाग्राम वाले हिल गए थे कि ये क्या बना रखा है। दब गया, वो भी नहीं हुई प्रमोशन उस हिसाब से, गेम खत्म हो गई। क्या करोगे? उस समय आग लगी के अंदर अगर मैं लगा देता 2-4-5 लाख रुपए उस पे, तो हो गया था काम। सारी गेम प्रमोशंस की है भाई। एक हुक स्टेप बना दो, आप दे दो पैसे, हो गया काम। आप रातों रात गाना बच जाता है, सिंपल है। और क्या डाउट, रातों रात गाना। और अब गाने की जिंदगी भी नहीं रहेगी। अगर आप एक अच्छे म्यूजिक को सुनते हो और बिलोंग करते हो ना, तो आप ये चीज देखना, जो गाना पैसे दे के बजवाया होगा ना, वो गाना उतनी जल्दी डेड भी हो जाएगा ऑन सोशल मीडिया, ऑन एवरीवेयर, क्योंकि वो बजवाया गया है ना। और जो ऑटोमेटिकली वायरल होगा ना, वो बच जाएगा। जैसे हमारे टाइम पे गाने, पता है वायरल हम क्या समझते थे, कि हम लाल बत्ती पे खड़े हैं ना, या अपनी बालकनी में खड़े हैं, तो आशिक बनाया गाना एक वायरल हुआ था। ऐसे कई थे, गदर 2 का, गदर 1 का, मैं निकला गड्डी, और वो क्या होता था, हर गाड़ी में गाना बजता था। हम वहां से गाने को वायरल कंटेंट मानते थे कि ये वायरल है यार। साला मायापुरी की बत्ती पे खड़े हो, विकासपुरी की बत्ती पे खड़े हो, हरिनगर की बत्ती पे खड़े हो, ये गाना सुनने को मिल रहा है।
तो वो वायरल है। 100 मिलियन व्यूज आज आप पैसे देके कल ले लो, 2 दिन में कर देंगे यार, माल है तो। पर 100 मिलियन का मतलब ये नहीं होता कि गाना बजा है। गाना 10 मिलियन पे भी पता लग जाता है। अगर गाना ऑर्गेनिकली बजा है ना तो 10 मिलियन व्यूज के ऊपर आपको सुनाई दे जाएगा 4 तरफ। अच्छा। और अगर नहीं है ना तो 100 मिलियन पे भी आप होगे यार ये गाना 100 मिलियन है, हमने तो सुना ही नहीं। ये फैक्ट है, फैक्ट है भाई। जो बंदा म्यूजिक इंडस्ट्री को फॉलो करता है वो समझ जाता है, वो कमेंट्स देख के, लाइक्स देख के समझ जाता है। गेम ही यही है, नंबर्स की गेम पे चल रही है दुनिया आज। नंबर्स देखती है। आप यूट्यूब स्क्रॉल करो, आपको जब दिखेगा ना इसके तो 50,000 व्यूज है, आप वो गाना सुनोगे ही नहीं, चाहे बंदे ने लेजेंडरी गाना दे दियो। दिखावा ज्यादा है, ऑब्वियसली यही चल रहा है। लोग क्यों व्यूज बाय करते हैं फिर? बट कुछ लोग हैं ऐसे जो आर्टिस्ट को हार्डकोर फॉलो करते हैं, तो यही तो फैमिली बनाना होता है, यही फैन फॉलोइंग है ना, यही तो फैन फॉलोइंग कट्टर। इसी से इस एक टॉपिक पे आते हैं, हनीबाजी पे आते हैं। तो बिल्कुल हो, हनीबाजी पे आते हैं कि सब कह रहे हैं कि वो कम बैक नहीं कर रहे, कम बैक नहीं कर रहे। किसने कहा? जो मेरी सोच है, उन्हें जरूरत क्या कम बैक की? एग्जैक्टली। एक उन बंदे मतलब उस इंसान को कम बैक की नीड लगती है आपको भाई? मुझे तो लगता है वो कर चुके कम बैक। देखो एक बात समझना, जिन बंदों ने इंडस्ट्री के अंदर आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ते खोले होते हैं ना, तुम उसे उस रास्ते से गुजरने को कह रहे हो दोबारा। पॉइंट भाई, वेरी नाइस भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिस बंदे ने दरवाजे खोले हिप हॉप के आने वाले जनरेशन के लिए कि अगर तुम्हें अच्छी सिंगिंग नहीं आती या तुम्हें ऐसा कुछ नहीं आता तो ऐसा कुछ कर लो, म्यूजिक चेंज, लाइक बोहेमिया पाजी। हाँ जी, ठीक है, लेजेंड बोहेमिया पाजी, हनी पाजी, बादशाह सर क्या काम ही कर रहे हैं। तो इनको आप क्या, इनसे क्या कम बैक मांग रहे हो? इनको मतलब तुम अपनी लीग में लाके खड़ा करना चाह रहे हो क्या? यार छोड़ दो, वो बाप था, बाप है, बाप ही मरेगा। एग्जैक्टली, सपोर्टेड, वो बाप ही रहेगा। हम जबरा फैन है, यो होगा। बात जबरा फैन की नहीं है, मैं सच का फैन हूँ। सही है, हम बड़े हुए देख के उनको। आप हनी सिंह को ये मत सिखाओ इस समय कि तू कम बैक किससे करेगा। ओके, उन्होंने इंटरव्यू में एक बड़ी सही बात बोली है, दिस विल वर्क। एक टाइम था दिस विल वर्क, आज वो कहते हैं मेरे पास 60 गाने, मुझे नहीं पता कौन सा काम करेगा। क्योंकि ये सच है, आज के सोशल मीडिया में कौन सी चीज कहां पे क्लिक होके कहां बच जाए पता ही नहीं है भाई। जो है साला डाल दो, लेट पब्लिक डिसाइड। क्योंकि हमारे माई बाप तो पब्लिक है ना भाई। यस, हमारे लिए तो ऑडियंस ही सब कुछ है, वही चढ़ाती है, वही गिरा देती है, सिंपल। और मेरे को लगता है हनी सिंह गिरा है, मुझे लगता भाई वो यार उस बंदे ने 5 साल जो डिप्रेशन देखा है, उन्होंने मौत देखी है, मैं वही तो कह रहा हूं। उसके बाद आज बंदे की फिटनेस देखो, एग्जैक्टली, जज्बा देखो, आप शोज देखो। भाई साहब बंदा मर जाता है, हार मान जाता है भाई, खत्म हो जाता है यार। वो बंदा कहता है मैं उठ ही नहीं सकता। वो अपने फैंस के लिए उठे यार, वो अपनी ऑडियंस के लिए उठे, उनको रब ने फिर सपोर्ट किया। किसके लिए किया? कि तू म्यूजिक करेगा। और मैं आज भी बताता हूं, वो फिर फाड़ देंगे सबकी। वो एक बार फिर फाड़ देंगे वो। मैं तो बादशाह पाजी का और हनी पाजी का मतलब मेरा तो ड्रीम है, दोनों भाई एक बार कोलैबोरेशन लेके आ ये करेंगे, मजा आ जाएगा भाई। आपने बादशाह उसमें आए थे आपकी अदालत में, उन्होंने एक लाइन बोली, मेरा भाई मैं कुछ भी बोलूं, कोई और बोल के यार ये पता क्या, आपस में इतना होता कुछ नहीं है, लोग ऑब्वियसली कर देते हैं। फिर फैंस की लड़ाई है, फैंस की तो लड़ाई ठीक है ना, कट्टर फैंस भी तो होने जरूरी है। हनी सिंह ने क्या बोला एक पॉडकास्ट में, अपने शो में, लाइव शो में, कि मैं क्या बोलूं, तुमने डरबास कर रखा है इतना बड़ा भाई। चलो ठीक है, वो आपस में चलती है हिप हॉप में ना, ये बीफ फ्लेक्स ये सब आना भी जरूरी है, जरूरी है, दिल लगा रहता सबका भाई। हाँ, ऑडियंस है। तो हनी सिंह को कोई जरूरत नहीं है भाई कम बैक की। वो लेजेंड थे, लेजेंड है और लेजेंड ही रहेंगे। ना तो हनी सिंह का बादशाह भाई से कोई कंपैरिजन है, ना बादशाह भाई का हनी सिंह से कोई कंपैरिजन है, क्योंकि ये आपस में दोनों भाई हैं। यस, सिंपल बात बोलूं तो दोनों का अपना जोर, दोनों का अपना। एक बात बता, कपिल और डॉक्टर मशहूर गुलाटी में लड़ाई नहीं हुई थी? हाँ, आज हो गए ना एक। हाँ, 6 साल बाद कर रहे हैं ना शो। वक्त, हर रिश्ते की ना सीमा बांध रखी है भगवान ने। हर रिश्ते की एक लिमिट है जी। कई बार बचपन का दोस्त छूट जाता है, कई बार जवानी का दोस्त बुढ़ापे तक साथ जाता है। तो फिर क्या बोलोगे इसको? सीमा है, इनकी भी खत्म होगी। और जिस दिन बादशाह और हनी भाई गाना करेंगे, देखना फिर तमाशा। पाजी आपके करण औजला और बादशाह की कोलैबोरेशन में कितना मजा आता है ना। क्या गाने कर रहे हैं, 3 गाने दिए, तीनों में हिला रखा है सब कुछ।
वही है भाई, ऐसा भाई ही है। मैं आपके फ्रेंड सर्कल पे आना चाहूंगा क्योंकि आपका बहुत माइंड ब्लोइंग फ्रेंड सर्कल रहा है। आपके फ्रेंड्स ने जो आपके जो दोस्त हैं आपके साथ कनेक्ट थे या जो भी हैं वो आपकी आर्ट को कैसे लेते हैं एज अ भाई? जैसे हम लोग एक बडीज हैं, उसमें से एक आर्टिस्ट है, एक रैप कर रहा है या फिर एक गिटार बजा रहा है या एक कंपोजर है या रैपर है, कुछ भी कर मतलब रहा है। मेरे दोस्त जो मेरे आसपास के हैं वो आपको कैसे लेते हैं एज अ चूतिया समझते हैं। भाई मैं सच बोल रहा हूँ यार एक बात सुन, एक प्रैक्टिकल बात करता हूँ। अच्छा, क्यों चूतिया समझते हैं, इसके पीछे भी तो रीजन है ना। एक बंदा उनके साथ 10 साल से बैठ के नॉर्मल आदमियों की तरह खा रहा है पी रहा है, खा रहा है पी रहा है, पैसे दे रहा है ले रहा है, व्यापार कर रहा है। उनकी नजर में मैं एक बिजनेसमैन हूँ, एक फैमिली मैन हूँ, एक नॉर्मल सा दोस्त हूँ, राइट। अब सडनली वो बंदा आर्टिस्ट बन जाता है, वो गाने कर रहा है, उसके गाने भी हिट नहीं हो रहे, तो उनके लिए मैं क्या हूं? उनके लिए तो मैं चूतिया ही हूं ना। उनके लिए उस दिन हीरो बनूंगा जिस दिन मैं कहीं खड़ा होकर शो कर रहा हूँ, क्योंकि उनका बिलीव नहीं है इस चीज पे। उन्होंने मुझे बड़ा होते हुए किसी और रूप में देखा है। समझ बात को। एक अननोन बंदा मेरा गाना सुन रहा है, हाँ। उसके लिए मैं फिर एक आर्टिस्ट हूं, ठीक है, क्योंकि वो मुझे जानता नहीं ना, मेरी लाइफ को नहीं जानता। लाइफ तो सबकी ऐसे ही होती है। अब मिलन गाबा भाई है, अपने ही एरिया का, दिल्ली का राजा आदमी, वो भी तो पहले ऐसे ही घूमते थे। उनके दोस्त भी ऐसे ही समझते होंगे कि क्या है, कर लेगा, क्या गाने गा रहा है कुछ। चलो वो तो खैर बिलोंग ही इतनी म्यूजिकल फैमिली से करते हैं। उनके फादर साहब ग्रेट म्यूजिशियन, तो उनके लिए तो चलो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी दोस्त तो साले होते ही चूतिए और समझते भी चूतिए, राइट। तो वो मेरे को ऐसे ही समझते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं साले अभी। सही है, हाँ। आप सही लेते हो उसको, पॉजिटिव लेते हो? मुझे लेना ही क्यों है? फिर भी एक मैं म्यूजिक किसी के लिए नहीं करता भाई, पर्टिकुलर आदमी के लिए नहीं करता। मैं अपनी वाइब के लिए करता हूँ, अपनी वाइब को मेंटेन करने के लिए करता हूँ। जो खुदा ने मुझे, ऊपर वाले ने कलम दी है, उसको गानों का अंजाम देने के लिए करता हूँ। मुझे पता है जिस दिन मेरा टाइम आएगा उस दिन सबको ये कलम भी अच्छी लगेगी, ये आर्टिस्ट भी अच्छा लगेगा, मेरे गीत भी अच्छे लगेंगे, मेरे म्यूजिक भी अच्छा लगेगा, मेरा सब कुछ अच्छा लगेगा। अभी मेरा टाइम नहीं है यार, इतना नहीं सोचना, क्योंकि ये सोच साली आर्टिस्ट को डिप्रेशन में डालती है, राइट। मैं भी जाता हूँ डिप्रेशन में, पूरी पूरी बोतल सटका देता हूँ, रोता हूँ सारी सारी रात, स्टूडियो में पड़ा रहता हूँ। फिर 2-4 दिन बाद रियलाइज होता है होना तो इससे भी कुछ नहीं, थोड़ी मेहनत और करके देख लेते शायद कुछ हो जाए। ये गेम है। मतलब मैं आपको बताऊं, मैं कंप्लीटली अभी भी बाहर नहीं आया हूँ इस चीज से ना, डिप्रेशन से। और क्योंकि म्यूजिक के साथ भी आपको रिलैक्सेशन के साथ एंजाइटी भी होती है। जब आपकी बनाई हुई चीजें 3-3 साल से मेरे पास गाने पड़े हैं ब्लॉग, जितने डाले, जितनी वीडियोस करी, महंगी वीडियोस करी, सब कुछ किया, वो नहीं चले, नहीं बजे, जो भी है, और इतना डाटा पड़ा हुआ है, वो रिलीज होकर राजी नहीं है, तो बाहर में अभी भी नहीं आया हूँ। आपने उस चक्कर में मेरी फिजिक खराब हो गई, क्योंकि एंटी डिप्रेशन की जो गोली हमें दी जाती है, या जिसको, उससे आपका वेट भी गेन होता है, आपको नींद प्रॉपर नहीं आती, जिम छूट गया, कई सारी चीजों से मैं दूर हुआ, कई रिश्ते मेरे छूट गए इस जर्नी के अंदर। क्योंकि आपको भी पता है आज की डेट में भाई पैसा कोई सलाम है। हाँ जी। तो जब आपके पास नहीं होता ना, तो अपने भी छोड़ के चले जाते हैं। तो वो डिप्रेशन वाली जो स्टेज है ना, वो कंप्लीटली अभी बाहर नहीं हुई है। जिस दिन हो जाएगी उस दिन नक्शा ही बदल दूंगा अपना। इसीलिए वेट भी इतना गेन हो गया, 6 पैक जो तूने बोला वो भी खत्म हो गए, फैमिली पैक हो गया अभी। फैमिली पैक 6 पैक तो चलो खैर कभी नहीं थे, बट हाँ शेप अडॉप्ट कर ली थी, सब कुछ था। 19 इंच का, 19.5 इंच का ऑर्गेनिक बाइसेप था मेरा। ऑर्गेनिक और भाई ऑर्गेनिक खाए नहीं थे ना डब्बे डुब्बे इतने। मतलब आपने कुछ सप्लीमेंट लिए? उस समय कुछ नहीं भाई, उस समय हमारे टाइम पे यार क्या यार 10-15 साल पहले इतनी हाइप नहीं थी इसकी, डब्बे खा के, टीके लगवा के, और ये ऐसे थोड़ी। इतनी पी के भी मेंटेन कर रखा, आज भी ठीक है, पेट आ गया है वो भी चला जाएगा ऑब्वियसली। आपके हिसाब से इंस्टाग्राम पे जो अभी चल रहा है हाल फिलहाल, आपको क्या लगता है आगे फ्यूचर क्या है आने वाली जनरेशन का, आर्टिस्ट का? भाई कुछ देखो, कुछ चीजें तो इंस्टाग्राम को अपनी बदलनी चाहिए। ओके, बिल्कुल बदलनी चाहिए। जो इतना ही ओपन हो गया ना सब कुछ, वो ठीक नहीं है यार। आप सबको पता है यार, इतनी खुल के भी बात नहीं हो सकती। आप रील एक्सप्लोर करते करते आपकी आंखों के आगे क्या ही आ जाता है। सडनली आप कोई अच्छा म्यूजिक सर्च कर रहे हो, आप कोई अच्छा गाना सर्च कर रहे हो, आप क्या सर्च कर रहे हो, एकदम से आंखों के आगे क्या आ जाता है। आप अपने बच्चों के साथ बैठ के देख थोड़ी ना सकते हो। सही बात है। तो कुछ चीजें तो फिल्टर होनी चाहिए ना यार। बिल्कुल ही इतना कोई गाइडलाइन है ही नहीं वहाँ ज्यादा, इंस्टाग्राम की कोई गाइडलाइन नहीं है। पर मुझे लगता है कि शायद कुछ ना कुछ तो एक्शन लेगा थोड़ा टाइम बाद, या तो एक्शन लेगा या बची कुची कसर भी पूरी हो जाएगी
ओके, कोई बात नहीं। बात करके पाजी कुछ चीजें मेरे को आज जानने को मिली है जो मुझे सच में पर्सनली नहीं पता थी। हम लोग साथ रहते हैं, खाते हैं, आर्टिस्ट की जिंदगी सिर्फ एक आर्टिस्ट को ही पता होती है ज्यादातर। एक आम आदमी उसके डिप्रेशन को, उसके दर्द को, उसकी फीलिंग्स को, उसके माइंड के अंदर पनपते हुए जहर को एक आम आदमी समझ भी नहीं सकता, और उसमें एक आम आदमी की गलती भी नहीं है क्योंकि वो जिंदगी नहीं जी रहा। एक आदमी को पता होता है मैंने सारा दिन काम के ऊपर गर्मी में कितनी मेहनत करी, कितनी मरवाई घर की रोटी के लिए, ठीक है। उसी तरह एक औरत को पता होता है कि मैं सारा दिन किचन और घर का काम करके कितनी परेशान रही। परेशानियां दोनों की सेम है। कंसीडर कर लो रात को तो रात बहुत बढ़िया, एक दूसरे पे फ्रस्ट्रेशन निकाल लो तो 30,000 ही खुला ही हुआ। सिंपल बात है। 30,000 की बेच दिया आपने सीधा यार। ज्यादातर केस वही चल रहे हैं ना। हम तो दिल्ली की बात करेंगे ना भाई। यार क्या रहे 30,000 खुले तो भाई और क्या होना है, या तो एक दूसरे का पेन समझ लो। वो भी सारा दिन बेचारा काम करके आया है, पता नहीं उसकी जेब में पैसा है या नहीं है, या वो किस मूड से आया है। आदमी भी ये समझे कि सारा दिन बच्चों को देख रही थी, किचन देख रही थी, माँ बाप को देख रही थी, घर की साफ सफाई देख रही थी, फलान देख रही थी, ढिमकान देख रही थी, तो उसका पेन तू समझ ले, वो तेरा समझ ले, तो रात को क्या होगा। आजकल तो साली रात की बातें भी खत्म हो गई। बीवी का मुंह उधर होता है इंस्टाग्राम रील के अंदर, आदमी का इधर होता है, बच्चे यूट्यूब के शॉर्ट देख रहे होते हैं, घंटा परिवार रह गया, क्या करोगे। मैंने बोला ना सोशल मीडिया के बेनिफिट्स भी हैं और तबाही भी है। तबाही की परसेंटेज ज्यादा है, शायद ज्यादा है। आप सही कह रहे हो, समझो। राइट। ये चीजें अगर आप समझो ना कि आप अकेले टाइम मिले आप इंस्टाग्राम देखो, जब आप फैमिली के साथ हो तो अवॉइड करो। हमसे भी होती हैं गलतियां, मैं को दूध का धुला नहीं हूं तो इसी जनरेशन का ना, बट समझ जाओ ना तो अवॉइड करो। मैं कोशिश करता हूं कि अपनी फैमिली को एक साथ बिठा के खाना खिला सकूं, उस समय ना हो फोन। मैं मना करता हूं, अपने बच्चों को टोकता हूं, मत देखो। कोशिश तो करो यार, सारा टाइम तो आप सर पे नहीं बैठे हुए ना। राइट। पाजी अभी जो ईपी है, ईपी के अंदर आपका थर्ड गाना जो एरोगेंट है वो भी पेंडिंग है, कब आने के चांसेस है उसके। यार वो बहुत जल्दी आ जाएगा, आज मतलब 10-15 दिन के अंदर मैं उसे बाहर कर दूंगा। और आपका गाना वो किसी रीजन से रुक गया, कुछ था इशू, तो बस अब आ जाएगा। वो ईपी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद फिर। जैसे काफी टाइम से आपका कोई गाना नहीं आया यार, वो मैं एरोगेंट की वजह से ही रुका हूँ कि एक ईपी अनाउंस कर रखी है। ओके। कुछ मैसेजेस भी आए थे, डीएम्स भी आए थे कि वो थर्ड गाना कहाँ रह गया। तो वो मैंने ना उसके चक्कर में सारी साइकिल तोड़ दी अपनी। अब बस वो गाना किसी तरह, वो समझ ले कुछ मिक्स मास्टर का इशू है, कहीं मैं अपने टीम के पास नहीं जा पा रहा हूँ, वो अवेलेबल नहीं है, कुछ और मेरे थोड़े से इशू रहे पीछे। हाँ। मैं नहीं टाइम दे पा रहा था बिल्कुल भी, 1-1.5 महीना में स्टूडियो भी नहीं आया। ठीक है। तो बस वो समझ ले 10 से 12 दिन के अंदर वो ट्रैक डालेंगे, उस ईपी को क्लोज करेंगे, पहले फाइनल करेंगे। उसके बाद होपफुली 1-2 अर्बन गाने ड्रॉप करके एक और ईपी आ रही है, वो हिंदी ईपी है, पहली मेरी हिंदी एल्बम होगी वो। ओके। तो क्लोज टू मी या स्पीचलेस उसका नाम होगा। वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एक पार्ट होगा, अलग किस्म के गाने की है। जैसे अभी तक पंजाबी, अर्बन, शायर किया सैड, कच किया सैड, फिर चंडीगढ़ और राइड इट किया, एक क्लब नंबर। हाँ जी। उससे पहले अर्बन बहुत किए थे। तो ये थोड़ा सा एक स्विच है। मुझे ना वही वर्सेटैलिटी पे आऊंगा। मुझे वर्सेटैलिटी कलम दी है भगवान ने, तो मैं वर्सेटाइल उसे रखूंगा। अच्छा। मैं फ्लेक्सिंग भी करूंगा, मैं हिंदी भी दूंगा, मैं सैड भी करूंगा, मैं अर्बन भी करूंगा, मैं पार्टी नंबर भी करूंगा। कि जिस दिन मैं बजा, जिस दिन भी मेरा टाइम आया, उस दिन मेरी कोई ऑडियंस ना ऐसा नहीं बोले कि यार हम तो ये सुनते हैं और ये स्काई नहीं करता। अच्छा। अभी मेरा शायरी वाला फ्लेवर भी फ्रंट पे नहीं आया। मैंने स्काई की शायरी के नाम से शुरू जरूर किया था, बट वो भी मेरे को अभी फ्लेवर नहीं आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था मैं ही डिलीवरी नहीं कर पा रहा। तो जब मुझे ही टेस्ट नहीं आएगा तो मेरी ऑडियंस को कहां से आएगा। तो मैंने वो अकाउंट ही डिलीट कर दिया। डिलीट कर दिया वो? हाँ, मैंने की शायरी वाला। हाँ, मैंने अकाउंट ही डिलीट कर दिया। मेरे को नहीं पता। हाँ, मैंने डिलीट कर दिया। मुझे ही नहीं फ्लेवर आ रहा था। मैं स्टूडियो में बैठ के शायरी कर रहा था, थोड़ा सा ना ऐसा लग रहा था मुझे कि रिलेटेबल नहीं है यार। लफ्ज में तो दम है, एक्सप्रेशंस में नहीं है। हर चीज की प्रैक्टिस होती है यार। रैंडम करो, तूने भी मुझे सिखाया कि भैया शायरी रैंडम का मजा आता है। तो कुछ बातें तो तेरे को साले पता ही है। तो वही है यार, सीख सीख के, कर करके सीख सीख के। बट हाँ, जिस दिन थोड़ा सा टाइम ठीक हुआ
उस दिन गानों की झड़ी लगा देगा स्काई, और हर किस्म के जॉनर के गाने दूंगा और हर ऑडियंस को सेटिस्फाई करने की कोशिश करूंगा कि जुड़े रहो, जैसा सुनना है वैसा दे रहा हूँ, सुनो, बस जुड़े रहो, अपना हाथ मेरे सर पे रखो और ब्लेस करते रहो। ब्लेसिंग वो करेंगे भी। पाजी पॉडकास्ट खत्म करने से पहले ना मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। इतने सारे क्वेश्चन के बाद भी? वो तो आपसे रिलेटेड ना, ये मेरा क्वेश्चन है पर्सनली, वो भी सारे मेरे क्वेश्चन थे। प्लीज भाई, आपके पास आज एक सॉन्ग बैंक है। बिल्कुल है, बम है वो, सुना है हमने। लिख रहे हो, रेडी पड़े हैं 70 आपके फोन में, मिक्स मास्टर्ड है, यूट्यूब पे है, सब कुछ है। आज बहुत सारा कलेक्शन है, यूट्यूब चैनल है, बिल्ट है। एक टाइम पे नहीं था, आपका एक गाना भी नहीं था, वो गगन आहूजा, आज गगन द स्काई विद दिस इन लॉट्स ऑफ ट्रैक। ये फीलिंग कैसी है आपको, आज कैसा फील होता है? यार ये अनएक्सपेक्टेड है, ये आप इसको कैसे देखते हैं? मैंने कभी सोचा भी नहीं था, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि इवन कि मेरे एक दो दोस्त हैं जो जिनके साथ मैं कभी साल 1.5 साल में एक बार मिलता हूँ, जैसे रोहित मेरा एक फ्रेंड है, वो मेरी कलेक्शन का और मैं उसकी कलेक्शन का ना फैन होता था। हम मतलब वेट करते थे 6 महीने बाद 8 महीने बाद कि अब हम मिल रहे हैं, तो आज वो अपनी पेन ड्राइव लाएगा और मैं अपनी लाऊंगा, और रात से सुबह कब होगी पता नहीं है। वाह, दारू चलेगी और गाने चलेंगे, हम लाइटें लगा लेते थे छोटी छोटी और फॉग मशीन रख लेते थे, मतलब फुल एम्बियंस। आज से नहीं, म्यूजिक लवर तो भाई एंड लेवल हूं ना, है ही नहीं, मतलब क्या ही बताऊं मैंने क्या क्या सुन रखा यार। 5000 गाना अपने फोन में लेके चलने वाला बंदा क्या होगा, और सब कस्टमाइज फोल्डर है। पर्टिकुलर सारे आर्टिस्ट। जब उसको पहली बार इस लाइन का पता लगा तो वो भी शॉक्ड था कि यार इतने गाने सुनने और सुनाने वाला आदमी आज खुद गाने लिख रहा है। तो गाने सुनना भी ना एक किस्म का रियाज है जी। जितना अच्छा सुनोगे, जितने अच्छे वर्ड सुनोगे, उतना अच्छा लिखोगे। राइट। जितना देखो, बेकार कोई भी नहीं होता, हर बंदे की अपनी वाइब होती है। हम कहते हैं यार ये गाना बेकार है, क्या बना रहा है यार, वो उसकी वाइब है, बेकार क्यों है? वो उसकी वाइब है बंदे की, बेकार क्यों है? तुम मत सुनो, तुम्हें नहीं पसंद तो काम तो अपनी वाइब से करोगे। तो वो भी बंदा शॉक्ड हो गया कि यार कितनी अच्छी फीलिंग है। मतलब मैं कई बार सोचता हूँ तो ऐसा हो जाता हूँ कि यार बाबा जी क्या ही कर दिया यार, इतने गाने सुनने वाला बंदा इतना वो करना, आज खुद अपने गाने लिख रहा है, बना रहा है, कंपोज कर रहा है, म्यूजिक हो रहा है, उसके गाने मतलब इतने रिलीज हैं और इतने पड़े हैं यार। ये फीलिंग एक्सप्लेन नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती भाई। ये तो बहुत बहुत ज्यादा इमोशनल पार्ट है मेरे लिए। बस ठीक है यार, टाइम काफी हो गया, कुछ ना कुछ बजना चाहिए अब, मुझे ऐसा लगता है। बजेगा भाई, बिल्कुल बजेगा। अच्छे गाने हैं, अच्छा स्टफ बनाया आपने हर चीज का ध्यान रखा है। आप खुद एक पार्टी लवर रहे हो, तो आप उनकी एक नफ्स समझ सकते हो, और आपने उस हिसाब से लिखा भी, कंपोज भी करा है। मेरी तो बेस्ट विशेस तो है ही, मैंने खुद सुना है, थैंक यू, ऑलवेज रहेंगी। बस जाते जाते आप मेरी ऑडियंस से कुछ कहना चाहोगे? भाई पहले तो भाई को सपोर्ट करते रहो, बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है, ठीक है। कोई एक जॉनर के बंदे पकड़ के नहीं लाता, कोई ऐसा नहीं करता, मतलब जो आना चाहो आ जाओ यार, दिल की बात है, बैठ के बात करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैसेज तो मैं क्या ही दूंगा, मैसेज तो उन्हीं के अच्छे लगते हैं, जो बजाओ, जो हिट हो। नहीं। फिर भी ये म्यूजिशियंस को ये कहूंगा जो मेरी तरह स्ट्रगल कर रहे हो, काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, होता डिप्रेशन सच है, बट कंटेंट डालते रहो यार। हिमेश रेशमिया ने एक इंडियन आइडल में या पता नहीं कहीं पे बात बोली थी कि साला 100 गाना फेंक दो बाहर, एक तो बजेगा, और जब एक बजेगा ना तो 99 अपने आप बज जाएंगे। ये इस इंडस्ट्री की रीत रही है, तो ये डरने की जरूरत नहीं है। ऑडियंस की रिस्पेक्ट करो, अपने आर्ट की रिस्पेक्ट करो, टाइम दो और बैक टू बैक कंटेंट डालो बस। अब इंस्टाग्राम ने एक ही छूट दे रखी है, जो कंटेंट डालेगा ना उसको ले जाएगा ऊपर वो। तो बस यही मैसेज है, और खुद नहीं रह नहीं पा रहा, लेकिन फिर भी कहूंगा नशों से दूर रहो भाई। ओके गाइस, सूखे से तो बिल्कुल ही दूर रहो, गीला कभी कभी कर लिया करो। कोई बात नहीं पाजी, हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव, हर किसी का अपना, सब खुश रहे बस, सब खुश रहो, ब्लेस्ड रहो, बस ये जिसको जो मिलना हो मिलेगा। बाकी सिल्वर जुबली होगी आज मेरे भाई के एपिसोड की, और सपोर्ट करो। अब गोल्डन जुबली ये वो, गोल्डन जुबली को देखते कौन आता है भाई, मैं ही रिपीट करूंगा, बजा हुआ। अरे वाह, ये तेरी ऑडियंस के सामने बोल रहा हूँ, हो गया ये मैं ही रिपीट करूंगा। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, अच्छा लगा मेरे को तो बहुत दिल की बातें करके बहुत अच्छा लगा।
ओके गाइस, इस पॉडकास्ट को ना उस नजरिए से देखना कि एक बिजनेसमैन बंदा जब को कलम की एक बख्शिश मिलती है, वो अपने गाने लिखता है और वो अपने खुद के गानों को खुद देखता है, आज वो फीलिंग क्या होती है आप समझ सकते हो। तो ठीक है, ऐसे आर्टिस्ट को फॉलो करो, उनको सुनो, उनको सपोर्ट करो, कुछ कमियां हैं तो बताओ। तुम्हारा चैनल है, आओ कांटेक्ट करो, मिलके बैठ के बात करेंगे। यूसीएस, बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय बाय। थैंक्स फॉर कमिंग। लव यू। लव यू लव यू लव यू।